जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बड़े इंतहाई आप कह सकते हैं ट्रेजिक इवेंट्स हुए हैं। स्पेशली मैं पहले बात करूँगा बजोड़ में जो नौजवान वहाँ रेहान ज़ेब खां को जिस तरह असैसिनेट किया गया, कत्ल किया गया। उनकी मैंने कुछ पिक्चर्स देखी, कुछ वीडियोज़ देखी। इट वॉज टेरिबल, हार्ट ब्रेकिंग। मतलब हम अपने बच्चों वाले हैं, खुद बच्चों वाले हैं, सो वी कुड हैव द आइडिया के पेरेंट्स पे क्या गुजरती है, बहन भाइयों पे, इवन आपके अपने बच्चों पे क्या गुजरी होगी। नौजवान थे और डेफिनेटली उनकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी फैमिली, यार दोस्त, दीगर, जिस तरह उनका वहाँ पे कत्ल किया गया है, तो मतलब लोगों का क्या जाना होता है ये पॉलिटिक्स का, पॉलिटिशियंस का। कुछ दिन, हफ्ता, महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, नो बड़ी विल अगेन अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों के अलावा कोई मतलब किसी को आपको याद नहीं रखता, या पेरेंट्स नहीं रखते, यार दोस्त भी एक स्टेज पर आकर भूल जाते। सो इट्स ए बिग ब्लो। और अगर दिल बड़ा दुखी हुआ है उस ये नौजवान के। वो पीटीए में थे पहले, अब शायद वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो कुछ उस एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशन के किसने किया, बस जिसने भी किया है, ये कोई मतलब है भाई उस इलेक्शन को इतनी बड़ी कोई वो चीज़ आ गई है कि आपने एमएनए बनना है या एमपीए बनना है। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, योर चिल्ड्रन, योर फैमिली। अगेन किसी साइड पे मैं कह रहा हूँ कि आप अपने मुखालिफ को वो कर देते हैं, एलिमिनेट करा देते हैं, या जो भी इसमें लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने उनको ये हटाया है। कुछ जैसे मैंने कहा वीडियो सामने आई थी जिसमें कुछ नाम ले रहे हैं कि थ्रेट्स आ रही हैं और काउंटर उनको थ्रेट किया जा रहा है। अगर ये कल्चर है, ऑलरेडी आपको तो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा इस तरह की टेंशन रहते हैं, ट्राइबल इश्यूज़ रहते हैं, इवन देन मतलब किसी भी नौजवान की उनकी वो करना, जान लेना, इट्स अगेन टेरिबल। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स तो स्पेशली उनके बच्चों और फैमिली का सोच के कि बाकी चीज़ें नॉर्मल होती रहती हैं और बंदा जाने वाला जो नहीं आता। इससे आप हमारे पॉलिटिकल कल्चर का भी अंदाज़ा करें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, कितना इंटॉलरेंस है कि हम अपने वहाँ पे उसमें इलेक्शन ना लड़ें फिर या फिर अगर आप इतना सब्र हौसला नहीं है कि आप अपने मुखालिफ को बर्दाश्त कर सकें, ना लड़ें फिर किसी की जान लेना जो इतना बड़ा काम कर देना। अब वहाँ पे ट्राइबल एक मतलब है वार शुरू होगी, एक दूसरे के बदले लेने के वहाँ पे मसले शुरू हो जाएंगे, और कोई बच्चे औरतें जो हैं यतीम या बेवा होंगी, मैनी फैमिलीज लूज देयर चिल्ड्रन। इनोसेंट विक्टिम होते हैं हर साइड पे, दोनों साइड पे होते हैं। बहरहाल ये एक और चीज़ है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम उधर देख रहे हैं, बलूचिस्तान में इतना बड़ा वहाँ पे इश्यूज़ हैं, मसाइल हुए, अटैक्स आए हैं वहाँ पर। उसमें बताया जा रहा है लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस और तीसरा वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट या वो उसके बी लेके बताया जा रहा है, उनके दरमियान जिस तरह की वहाँ से उसकी लड़ाई की खबरें आई हैं और वहाँ पे हमले हुए, कैजुअल्टीज़ हुई। अगेन ए वेरी डिस्टर्बिंग, जिस पर कोर कमांडर मीटिंग भी हुई है जिसमें जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड उन्होंने मैसेजेस दिए हैं, स्पेशली इंडिया के हवाले से, या नाम तो नहीं दिया ईरान का, लेकिन कहा है कि अगर हमारे मुल्क पर कोई इस तरह का कोई अटैक्स होंगे या चीज़ें होंगी तो हम फिर इस बात पे कोई वो नहीं करेंगे, कोई रेस्ट्रेंट नहीं रखेंगे। सो अगेन वी आर इन ए बिग मैस। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बातें पसंद तो नहीं आती हमारी किसी को, आप में से बहुत सारे दोस्तों को नहीं आती, लेकिन आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं चलो इस तरह की अनपॉपुलर गुफ्तगू जो है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने पिछले कमेंट्स मुझे मेरे उसने नौजवान बेटे ने भेजे थे तो मैंने खुद भी पढ़े हैं। तो आप लोगों ने, हालांकि अगेन आई वुड से लास्ट वीडियो पे बड़े अनपॉपुलर सी बातें थी, लेकिन आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। आई एम सो ग्रेटफुल कि इन चीज़ों को। लेकिन बात वही है कि हम एक अजीब व गरीब किस्म की लड़ाई में फंस गए हैं। इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब और उन पर बुशरा साहिबा पर मैं आता हूँ, मैं उस पर बात भी करता हूँ कि आज जो उनको सज़ाएँ दी गई हैं और उन केसेस में कितनी जान है, नहीं है, गलत है, सही है, अभी क्या मज़ीद खान साहब पे अभी मज़ीद क्या कुछ होने वाला है। अभी तो 2 और बड़े केसेस हैं जिनमें मेरा ख्याल इसी तरह की सज़ाएँ जो उनको होने वाली, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, इस वक्त जिन हालात में हम जा रहे हैं, अगरचे मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा जब से होश संभाला है कि कभी कोई ऐसा कोई दौर आया हो बचपन में जब इतनी अक्ल नहीं थी, समझ नहीं थी, शऊर नहीं था, मज़े थे। यकीन करें सम टाइम आई मतलब है उस एनवी करता हूँ मैं कि यार क्या दिन थे, कोई पता ही नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मज़े ही मज़े थे, आराम से थे। जो शऊर आता गया, अक्ल आती गई। वो कहते हैं आगाही एक बहुत बड़ा कर्ब होता है कि नोइंग समथिंग इज़ ए टॉर्चर। मतलब शऊर वो ठीक है, शऊर बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन शऊर आपको दुश्मन भी तो है। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। अगर आप चीज़ें समझ रही होंगी ये चीज़ें इस तरीके से हो सकती हैं। अगेन मुमकिन है रीडिंग आपकी गलत ही हो, लेकिन हो रही होती हैं चीज़ें।
तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी कोई ऐसा पीरियड है हमारी ज़िंदगियों में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है सारा कुछ। अब मज़ीद मतलब वो चीज़ें मज़ीद से मज़ीद बिगड़ती जा रही हैं, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं लग रही, कोई हैंड ब्रेक भी बंदा नहीं, मतलब होता है ना गाड़ी के हैंड ब्रेक आप थोड़ी सी खींच लेते हैं, कोई स्पीड ब्रेकर आगे थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, कहीं रुक लेता है बंदा, किसी होटल पे बैठ जाता है, कोई चाय पी लेता है, कोई पानी पी लेता है, कोई नाश्ता कर लेता है, कोई पराठा अंडा खा लेता है, बस चले जा रहे हैं बादशाह। एक ही गियर है, 5वें में हम जा रहे हैं और जो लिमिट थी 120 है मोटरवे पे, हमने बादशाह 180 तक जाना है, 160 तक पहुंच चुके हैं, 180 तक जाके फिर उसके बाद जो होते हैं गाड़ी का शर में पता है। सो अभी इस दौरान में कि जब मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बलूचिस्तान की हम देख रहे हैं, KP के मैंने नौजवान का बताया उस बेचारे का इस तरीके से असैसिनेट हुए, उस दरमियान हमारे इससे इंडिया से अगेन एक्सचेंज हो रही है, वर्ड्स ऑफ एक्सचेंज हो रहे हैं, अफगानिस्तान, ईरान। सो वो इन टेरिबल मेस, और मुझे कहीं से लग नहीं रहा, लीडरशिप नहीं है हमारे पास जो इन तमाम इश्यूज़ को ऐसी सैनिटी प्रिवेल करे कि चीज़ों को रिवर्स करें। हम रिवर्स करने को तैयार नहीं, हम कहते हैं जी ईंट का जो पत्थर से देता, सम टाइम वो ठीक है जी, हम बड़े बहादुर भी हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है जनाब, अगलों के पास भी है, हमारे पास भी। यही सोच अप्रोच जो है ना, इट ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, वॉर्स एंड आम आदमी सफ़र करता है बेचारा कि आपकी हमारी किसी भी मुल्क की इकॉनमी या किसी मुल्क का वो जो है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर ये एक और चीज़ है। कमिंग टू नो पॉइंट इमरान खान साहब के, अगेन मतलब आज जो उनकी सज़ाएँ आई हैं तोशा खाना में, और इसमें सबसे बड़ा जो है जिसका ख़तरा था इमरान खान साहब की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी नोइंग इट पर्सनल, कि मुझे इल्म है एक दफ़ा जब उस पर रिहाम खान साहिबा जब उनकी ज़ौजा थी तो खान साहब उस वक्त मीडिया कैंपेन से बड़े वो थे, इस पर ट्विटर पर भी वज़ीर आज़म नहीं बने थे ये, तो मेरे ख्याल 2017 की बात है शायद, या नहीं 2015, सॉरी 2015, यस 2015, 17 तो लेट आया था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझे बुलाया था उन्होंने। उस पर रिहाम खान साहिबा पे इस ट्विटर पर कोई हमारे जानने वाले थे, दोस्त थे, तो वो कोई उस पर चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे, तो खान साहब वाज वेरी मच डिस्टर्ब। तो मुझे उन्होंने अवन चौधरी साहब के ज़रिए बुलाया वहाँ पे एक बनी गाला में, और तो मुझे उन्होंने कहा कि यार कि फ़लाँ आपके दोस्त हैं कुछ, तो उनको कहें कि वो इस पर रिहाम खान साहिबा पे जो ट्वीट्स आ रहे हैं ना वो ना करें, मेरे पे कर लें। सो खान साहब को मैंने वहाँ फ़ील किया, तो घंटा डेढ़ मेरी मुलाकात हुई थी, रिहाम खान साहिबा भी मौजूद थी, कि वो बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस में थे, प्रेशर में थे कि ये मेरी एक मिसेस बेगम साहिबा के हवाले से, 2015 की बात है, कि हवाले से वो चीज़ें आ रही, तो वो कहते हैं मेरे पे आनी चाहिए, मेरी बेगम पे नहीं आनी चाहिए उनका। सो उन्होंने मुझे इस पर बाकायदा 1.5-2 घंटे बैठ के उन्होंने कहा कि आप जो फ़लाँ हैं उनसे बात करें, आपकी सुना वो बात मानते हैं, सुनते हैं। सो उस वक्त से मुझे पता है। बाद में जब इनकी बुशरा साहिबा से हुई तो मुझे उस वक्त के अगर DG FIA जो थे, ये वज़ीर आज़म बन गए थे, उसके बाद की बात है, तो DG जो FIA थे ये बशीर मेमन साहब जो आजकल उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ में आ गए हैं, वो सिंध के चैप्टर के वो हैं, वो सदर हैं, उन्होंने भी मुझे बात बताई थी। अब ये बात कही जा सकती है और वो ओपनली कह भी चुके हैं कि बुशरा बीबी साहिबा पे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कोई चीज़ आ जाती तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से पहला फ़ोन DG FIA को जाता था कि फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ आप दहशतगर्दी का पर्चा करें, क्योंकि इन्होंने बुशरा साहिबा पे इन्होंने कोई कमेंट किया है या बुशरा साहिबा को मीम बनाई है या कोई उन्हें तस्वीरें लगाई हैं। और ख़ान साहब हमेशा उस DG FIA को कहते थे कि ट्रीट इट एज़ टेररिज्म केस, के उन्होंने बुशरा साहिबा पे ये बात क्यों की है। आपको ये मैं उनकी सेंसिटिविटीज़ बता रहा हूँ, फिर मैं केस के पे आता हूँ कि जब आज 14 साल की सज़ा उनको दी गई है तो खान साहब माइट भी इन बिग अगेंस्ट स्ट्रेस। ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ। और आपको याद होगा जब इमरान खान साहब यहाँ से अपनी ज़मानत करा के गए थे इससे सुप्रीम कोर्ट से, जब उनको उमर अता बंदयाल साहब ने गिरफ़्तारी की उनकी हुई थी और स्पेशली उन्होंने वहाँ से उनको बुलवाया था और ज़मानत दी थी, ये मैं 9 मई की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इनको लाहौर इनको भेजा गया था खान साहब को बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ कि आप जाएँ उनको ड्रॉप करके आएँ। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो कुछ वीडियोज़ आई थी जिसमें उन्होंने ये खान साहब को बता रही हैं, उनकी बहनें बता रही हैं कि जनाब के नैब की टीम आई थी और उन्होंने आके बुशरा साहिबा को गिरफ़्तार करने या बयान लेने की कोशिश की गई थी। अगर आप गूगल करें तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। खान साहब के रिएक्शन देखें कि उन्होंने 2-4 उसमें अब्यूज़िव वर्ड भी यूज़ किए थे नैब के लिए, कि उनको ज़रूरत कैसे हुई कि वो जो हैं मेरी अदम मौजूदगी में या बुशरा साहिबा को क्वेश्चन करने या पकड़ने के लिए। वो सिर्फ इसी बात पर नहीं रुके और मैं समझता हूँ जिससे बातें ट्रिगर हुई है, जो कुछ बाद में हुआ, एक उन्होंने जो रिएक्शन ज़ाहिर किया कि उसके बाद उन्होंने वो सोशल मीडिया पर एक तकरीर की थी, वो भी पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने नैब चेयरमैन को उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने सुनाई थी खान साहब ने।
फिर ISPR के जर्नल साहब को बड़ी अच्छी खासी उन्होंने सुनाई थी, कुछ लफ्ज़ उन्होंने अब्यूज़िव भी यूज़ किए थे। और मेरा ख्याल है उसके बाद फैसला हुआ था कि अब खान साहब जो है ना उनके लिए कोई रियायतें भी नहीं होंगी और कोई उनको वो भी नहीं किया जाएगा, हम कोई फैसिलिटेट भी नहीं करेंगे। ऑलरेडी 9 मई हो चुका था, फिर खान साहब को अदालत से रिलीफ मिला, ज़मानत मिली। समझदारी ये थी, मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को स्पीड ब्रेकर पे उनको रुकना चाहिए था, किसी होटल पे बैठ के चाय पानी अंडा पराठा खाने के लिए 2-3 घंटे रुक जाना चाहिए था। मतलब ये है कि थोड़ा सी उनको ब्रेक लेनी चाहिए थी। उन्होंने रिएक्ट किया और बड़ा खौफनाक किस्म का रिएक्ट किया। उनकी जो तकरीर थी जो उन्होंने की थी वो मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत बड़ा मसला बनी, क्योंकि खान साहब को एक बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिला था कि अब सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ है, कि मुझे बाकायदा वहाँ पे मैं उसमें था, उस पर जिस्मानी रिमांड पे था, वहाँ से मुझे बुलाकर, अनप्रेसिडेंटेड होता है, जिस्मानी रिमांड पे ज़मानत नहीं मिलती होती, लेकिन वहाँ उमर अता बंदयाल साहब ने बुला के मुझे, जो उन्होंने मशहूर ज़माना उनके अल्फाज से गुड टू सी यू, जिस पे बड़ा नवाज़ लीग ने और दीगर लोगों ने बड़ा उस पर उसको तनकीद का निशाना भी बनाया था। तो वो बड़ा मौका था खान साहब के लिए कि आपको रिलीफ मिल गया, ज़मानत हो गई, अब घोड़े की लगाम में ज़रा थोड़ी सी खींच लें, घोड़ा छाँव पे बांधें। खान साहब को उससे बूस्ट मिला एंड ही वेंट अगेन फर्दर कि अब मेरे पीछे अदालतें भी खड़ी, मैं किसी को आई कैन गेट अवे विद एनीथिंग विद ए स्माइल। इस अप्रोच ने, इस माइंड सेट ने उनको नुकसान दिया मेरा ख्याल है। अब उनको पता था कि खान साहब की कमज़ोरी जो है वो सारी की सारी इसमें है, ये बुशरा साहबा में। और तोशा खाना वाला केस जो है, लाख आप लोग कहते हैं ना माने, मेरी अपनी एक राय है, यू में डिसएग्री विद इट, कि ये बहुत बड़ा उनका ब्लंडर था। और क्योंकि जब आपके मुखालफीन हैं जिनको आप इन्हीं बुनियादों पे हिट करते रहे और ठीक करते रहे, गिलानी साहब पे स्कैंडल था एक तोशा खाना का, जरदारी साहब पे था, नवाज शरीफ पे था, ये तकरीर में खान साहब ने बातें की हुई हैं तोशा खाना को कैसे लोगों ने लूट मार की थी, और केसेस थे इनके, नायब पे रेफरेंसेस हैं इन पे। आपको फिर केयर करनी चाहिए थी, जो मैं बार बार कहता हूँ, नहीं की। अब आप कहते हैं कानून था, ला था, फलाना, उनके पास भी यही जवाब है कि कानून था, ला था। आप तो आए थे कि आपने कानून ला ख़त्म करने थे, कि वज़ीर आज़म या उसकी बीवी बच्चों किसी को राइट नहीं है तोहफे घर ले, आपने कानून ख़त्म करना था। और ये कानून बनाता कौन है? वज़ीर आज़म खुद बनाता है, ये पार्लियामेंट नहीं बनाती। ये कैबिनेट डिवीजन के रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंजेस कर दी जाते हैं कि आप 10 रुपये देंगे, 1000 देंगे, कितने का तोहफा रख सकते हैं, नहीं रख सकते। आपने तो ये कानून ख़त्म करना था, आपने इस कानून से फ़ायदा नहीं उठाना था जो सिर्फ आप और आपकी फैमिली को बेनिफिट कर रहा था। सो क्या नतीजा निकला? आज 14-14 साल की सज़ाएँ हो गई हैं। अब ठीक है जी, उसमें प्रोसेस को वो किया कि बिल्डोज किया गया, फेयर ट्रायल नहीं मिला, उनको ज़्यादतियाँ हुई, मतलब उनके खिलाफ आपका ऐसा इदारा खिलाफ था, उनके एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, एजेंसियाँ सारे ठीक है, और जज खिलाफ थे, आप मैं सारे खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ एक हुई है, आपने मौके नहीं देने थे, जो मैं बार कहता हूँ। बहरहाल उन्होंने वो कर दिया है 14-14 साल। और स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि बुशरा साहबा के लिए वो उनके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम है खान साहब के लिए। और यकीनी तौर पर उस पर मरियम नवाज़ साहबा हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, तो वो तो कहेंगे बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जेल में रही हैं, उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा भी रही हैं, जेल में रही हैं, अब इनका भी आ गया है, बताया जा रहा है उनको शायद बनी गाला में शायद वहाँ पे उसको सब जेल करार दे दिया जी। वटेवर, एक सज़ा का एक अपना एक बोझ होता है, ठीक है आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन एक चीज़ पे आपका नाम तो आ गया है, इस टाइम तो हो गया आपके, आपको इस लिस्ट में, जो हमारे जैसे लोगों का रोना है, आपको इस लिस्ट में नज़र ही नहीं आना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा, सीज़र ने कहा था उस पर रोमन जर्नल, बड़ी खूबसूरत लाइन है, तो उसमें कहा था, उन्होंने कहा था कि सीज़र की बीवी पे तो शक भी नहीं होना चाहिए कोई गलत काम कर सकती है। ये देखें, आज से मतलब कितने 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त भी ये कंसेप्ट था ह्यूमन सिविलाइजेशन में कि जो बादशाह होता है, जर्नल होता है, बड़ा आदमी होता है, उसकी तो बीवी पे भी लोग शक ना करें कि गलत काम कर सकते। सीज़र को तो छोड़ देना कि सीज़र पे डाउट का मतलब सवाल नहीं पैदा होता कि बादशाह को गलत काम करेगा। बादशाह का हाथ मतलब देने वाला होता, लेने वाला नहीं होता। उस वक्त भी उसमें उनके पास वो था, ये तसव्वुर था कि उसकी सीज़र की बीवी ने भी गलत काम नहीं करना, लीव अलोन सीज़र, उसकी तो बात, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे आपके सामने हैं, सब कुछ लिया जा रहा था। अभी जो केसेस आने हैं, बहरहाल अब तक खान साहब की सज़ाएँ हो चुकी है। अभी उसका इद्दत वाला केस है, उसका स्टे पे आ जाया है कि फ़ैसला सुना दे, वो ख़त्म कर दिया गया, उसका स्टे ख़त्म कर दिया गया है। साइफ़र केस में ऑलरेडी उनको सज़ा हो चुकी है। अच्छा, अल जो मेन 2 केसेज हैं जिन पे खान साहब को मज़ीद मेरा सज़ाओं का एक अंदेश है, अलकादिर ट्रस्ट का केस आना है और साथ में इद्दत वाला केस है, वो और उनके लिए, खान साहब के लिए प्रॉब्लमेटिक आ रहे हैं। मीनवेल हम देख रहे हैं कि उधर से आपने सुन लिया होगा कि शेख रशीद साहब ने कह दिया, वो वहाँ बिस्तर पे हॉस्पिटल बेड पे पड़े थे, अल्लाह उनको सेहत दे, तो उन्होंने कहना कि वो जो फलाने साहब हैं उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए, PTA की टिकट ली है। उन्होंने अलहदा से उन्होंने इमरान खान साहब पे डायरेक्ट तो नहीं बात की, लेकिन PTA पे इल्ज़ाम तो लग गया कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए की वो किए हैं, उन्होंने टिकट के पैसे लिए हैं, उन्होंने इस पर
कि और क्योंकि ये खान साहब ने शेख साहब को टिकट नहीं दिया, शेख साहब इस वजह उससे मायूस भी होंगे, डिस्परेट भी होंगे, लिहाजा वो इल्ज़ाम लगा रहे होंगे। हम तो ये कहेंगे, लेकिन क्या करें, खान साहब के बड़े करीबी थे, मोस्ट उनके ट्रस्टेड उनके पॉलिटिकल सोल्जर थे। बहरहाल अब देखते हैं कल कादिर ट्रस्ट और इद्दत वाले केस के क्या फैसले आते हैं। जिस तरह बिल्डोज किया जा रहा है, चीज़ों को रश किया जा रहा है, और जस्टिस आम आदमी जैसे मैंने कहा वो इन सज़ाओं से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसको भुट्टो साहब को भी हुई थी सज़ा, नवाज शरीफ साहब को भी हुई थी, जरदारी साहब को, उसके बाद बेनज़ीर साहबा को हुई थी, और बहुत सारे लोगों को हुई है। तो लेकिन किसी ने उनको नहीं माना कि लोग समझते हैं कि अदालतें फेयर ये ट्रायल नहीं करती, ये उसमें करती हैं, दबाव में करती हैं। खान साहब का भी यही होगा। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में, जितनी इस तादाद में केसेस खान साहब के बने हैं और सामने आए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि पहले इस तरह के थे। बहरहाल देखते हैं खान साहब इस मुश्किल में से और उनकी पार्टी जो है ना कैसे अपने आप को रिकवर करती है।